बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो हमारा फोकस होगा वो फॉर्मुलेटिंग अ क्लिनिकल क्वेश्चन। क्लिनिकल क्वेश्चन आम क्वेश्चन से किस तरह डिफरेंट है, क्लिनिकल क्वेश्चन से मुराद क्या है। हमने डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करने हैं। तो हमारा जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे कोई पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करेगा तो उसकी रिपोर्ट अगर हमारे लिए न्यू होगी, कोई ऐसा केस आ गया जो हमने नहीं पहले देखा, नहीं उसे अटेंड किया, या कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में हमें पता चलाना है कि इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, बैक एक है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा की वजह से, या नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन है, या किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है नी रिप्लेसमेंट की, और वो नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास आया और आपसे पूछता है कि वो कितनी देर के बाद दोबारा चल सकता है। इसी तरह हमने लास्ट टाइम एक केस डिस्कस किया था कि एक एथलीट है, वो अपनी स्पोर्ट्स की तरफ वापस जाना चाहती है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस, इन सिनेरियोज को रूल हल करने के लिए, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और उस क्वेश्चन की बेस पे फिर हम लिटरेचर सर्च करते हैं। इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क में किसी क्लिनिशियन के पास इस तरह का कोई केस आया, उन्होंने उसके ऊपर कोई रिसर्च की और उस रिसर्च को पब्लिश कर दिया गया। तो वो जो रिसर्च पब्लिश हुई वो हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, तो हमें उसको सर्च करना है। तो उस सर्च फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में एक नेक्स्ट लेवल होगा, जो हमने 5 स्टेप्स ऑफ ईबीपी पढ़े हैं, उसमें एक कंपोनेंट आता है कि हमने रिसर्च करना है और उसके बाद फिर उसको फर्दर इवेलुएट करना होता है। तो पहला जो स्टेप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, वो एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनाना हमें आना चाहिए। एक क्लिनिकल क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसके एंड पे हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी सिनेरियो को माइंड में रखते हुए हम एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकें। तो आप लोगों से भी मैं कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करवाऊंगा, आप लोग अटेंटिवली सुनिएगा, समझिएगा। जहाँ पे कोई बात प्रॉब्लम लगे तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि हमने रिसर्च बैक पेन के बारे में सर्च करना है। अब उसमें बैक पेन पे हमने किस पार्ट को फोकस करना है, और इसके अलावा वो जो रिसर्च है वो हमारी किस एरिया पे होगी। और हमने बैक पेन एक बहुत वास्ट हमारे पास फील्ड है, एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो इसको समराइज करना है कि बैक पेन वो किस टाइप की है। हम आइडियली 2 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं कि नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन या सिंपल लो बैक पेन, और फिर उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पेशेंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट कंप्लेंट के अकॉर्डिंग हम उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक आइडिया हो कि क्वेश्चन किस तरह बनाना है, तो हमने ये बातें यहाँ पे देखनी है, समझनी है। इस जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हमने क्वेश्चन की टाइप्स के बारे में सीखना है। फोरग्राउंड क्वेश्चन कौन सा होता है और बैकग्राउंड क्वेश्चन क्या होता है। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, बैकग्राउंड क्वेश्चन जो कि हमें बुकिश नॉलेज से मिले, जो बैकग्राउंड नॉलेज से मिले, जिसके बारे में हम पूछ सकें। और फोरग्राउंड का मतलब है कि हमने एक ट्रीटमेंट अप्लाई किया और उस ट्रीटमेंट का हमें आउटकम क्या मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात माइंड में रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह बनाते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पिकॉट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के साथ हम इन्हें अपना क्लिनिकल क्वेश्चन डिज़ाइन करना है। तो ये हमने किस तरह बनाना है, PICOT से क्या बनता है, पिको क्या होता है, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ईबीपी के एक दफ़ा हम रिपीट करते हैं कि सबसे पहले एक हमने क्लिनिकल क्वेश्चन बनाना है जिसका हम आंसर कर सकें। उसके बाद उसके लिए बेस्ट एविडेंस अवेलेबल जो होगा उसे ट्रैक डाउन करना है, फाइंड आउट करना है एविडेंस को।
और जब हम वो एविडेंस फाइंड कर लेंगे तो फिर उसे अप्रेज करना होगा। क्रिटिकली अप्रेज का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने ये पता चलाना कि ये जो एविडेंस है ये कितना इफेक्टिव है, ये एविडेंस जो हमें मिला है ये कितना गुड क्वालिटी है। तो रिसर्च के अंदर क्वालिटी होती है, तो हमें ये बात क्रिटिकली अप्रेजल से पता चलेगी। और एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो 5 स्टेप्स हैं ये आपके 5 चैप्टर्स भी बन जाते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। हमने हर स्टेप को एक एक लेक्चर के अंदर, एक एक चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करना है। क्रिटिकली अप्रेज के बाद हम वो जो एविडेंस मिला होगा उसे अप्लाई करेंगे और फिर उसकी इफेक्टिवनेस को अगेन एवेलुएट करेंगे। तो जो आज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का हमारे पास पहला स्टेप है, फॉर्मुलेटिंग क्लिनिकल क्वेश्चन, वो हमने बनाना है। और हमें बैकग्राउंड क्वेश्चन और फोरग्राउंड क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। जनरल नॉलेज के ऊपर जितना भी नॉलेज हमारा क्वेश्चन है, जितना नॉलेज है उसके ऊपर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो बैकग्राउंड क्वेश्चन कहलाएगा। या पेशेंट का प्रॉब्लम किस तरह का है, पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट रिलेटेड जो हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे वो बैकग्राउंड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जितने फिजियोथेरेपिस्ट जो न्यूली ग्रेजुएट होते हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो जब नई स्किल्स सीखते हैं तो वो इस बैकग्राउंड क्वेश्चन को यूज करते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं जिन्होंने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो बैकग्राउंड क्वेश्चन को यूज़ करते हैं अगर उनको किसी अनयूजुअल सिचुएशन को फेस करना पड़े। तो ये बातें हमने माइंड में रखनी है कि बैकग्राउंड क्वेश्चन कब यूज़ किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट हैं। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी। यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी गई हैं कि नी आर्थोप्लास्टी हुई और नी आर्थोप्लास्टी के बाद उसका जो इंसिजन है उसका हीलिंग टाइम कितना होगा। ये क्लिनिकल क्वेश्चन बन गया जो कि एक प्रॉब्लम बेस्ड है। और पेशेंट आपके पास आएगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जी हीलिंग में कितना टाइम लग जाता है। तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया और फिर हम इसको जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमें बाकी फर्दर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे, हम ये सीखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक कंडीशन है, उसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन बनाया गया। अब ये दोनों क्वेश्चन किसी पेशेंट प्रॉब्लम की बेस पे बनाए गए थे। फोरग्राउंड क्वेश्चन ये एक स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर बेस करता है और इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प होती है। और स्पेसिफिक नॉलेज, इसमें हमने पेशेंट की कंडीशन को, एक स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करना होगा। देखें वर्ड 2 आ गए हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जो जनरल नॉलेज होगा, जो बुक से हमें मिलेगा, वो सारे का सारा बेस करेगा बैकग्राउंड क्वेश्चन के ऊपर। और जब हम उस क्वेश्चन को स्पेसिफिक कर देंगे, उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर देंगे, तो वो फोरग्राउंड क्वेश्चन बन जाएगा। और एक स्पेसिफिक कंडीशन को हमने इसमें ट्रीट करना होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि चिल्ड्रन जिसमें ओटाइटिस मीडिया हो जाता है उनको शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स दी जाती है और एक ग्रुप है जिसको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो दोनों में मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया गया या शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाया गया। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो हमें इस क्वेश्चन का यहाँ से पता चलेगा। जो क्वेश्चंस हैं वो कि इनकी नेचर क्या हो सकती है, उनको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर कोई एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल नेचर का कोई प्रॉब्लम है तो वो हम उसको बैकग्राउंड क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन होगा तो वो भी हम बैकग्राउंड क्वेश्चंस के साथ, उसके लिए जो क्वेश्चन फॉर्मुलेशन होगी वो बैकग्राउंड क्वेश्चन कहलाएगा। और अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन है, अनयूजुअल केस आपके पास आ गया जो उसके पहले आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको नहीं पता,
उसके लिए जो हम क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे वो फोरग्राउंड क्वेश्चन कहलाएगा। इसी तरह अगर आप से पेशेंट एक डिजीज़ के बारे में पूछता है जी इसका रिकवरी रेट कितना है, कितनी देर में हीलिंग हो जाएगी, या सिंपली जो उसके लिए आइडियल वर्ड यूज़ किया जाता है कि हमने प्रोग्नोसिस बताना है, तो प्रोग्नोसिस बताने के लिए भी हम जिन क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं वो फोरग्राउंड क्वेश्चन कहलाते हैं। किसी भी इंटरवेंशन के बारे में उसके जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी कि एंटीबायोटिक्स दो हमने की हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो दोनों में से कौन सी इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, किसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो ये बात भी हमें फोरग्राउंड क्वेश्चन से पता चलेगी। और उसके बाद जो आउटकम मेजर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो फोरग्राउंड क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ पे हमें पीको प्रिंसिपल को समझना है। पीको प्रिंसिपल क्या है? पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन और पेशेंट, आई फॉर इंटरवेंशन और इंडिकेटर। अब इंटरवेंशन से मुराद ये होगा कि हम जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने एंटीबायोटिक्स अप्लाई की थी, तो वो एंटीबायोटिक्स का एक इंटरवेंशन था। इसी तरह इंडिकेटर से मुराद ये होता है कि हमें कि ये इंडिकेट कर दे, किसी चीज़ से पता चल जाए। और कंपैरेटर या कंट्रोल ग्रुप, जब भी हम रिसर्च करते हैं कि क्वेश्चन को हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, तो हमें दो ग्रुप्स बनाना पड़ते हैं। एक को हम कंट्रोल ग्रुप का नाम देते हैं और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा या जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और ओ से हमें आउटकम मेजर्स मिलते हैं, आउटकम्स मिलता है। तो ये बातें हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। और पीको फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए अब हमने अपना एक क्लिनिकल क्वेश्चंस डिज़ाइन करना सीखने हैं। डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर इस पीको फॉर्मेट के अंदर कुछ एडिशंस भी होते रहे। बाकी सारे बातें सेम हैं जो PICO में हमने देखी हैं। यहाँ पे जो टी आएगा, इस टी से मुराद है टाइप ऑफ स्टडी, कि जो स्टडी हम कर रहे हैं वो किस टाइप की है। स्टडीज से मुराद यहाँ पे रिसर्च है। जो रिसर्च की जा रही है वो ऑब्जर्वेशनल है या वो एक्सपेरिमेंटल है। और उसके बाद अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो वो केस स्टडी है, केस कंट्रोल है, या वो हमारे पास जो पूरी हमने डोमेन पढ़ी थी मेटा एक एनालिसिस है या केस कंट्रोल है, तो वो जो हायरार्की के अंदर हमने डिस्कस की हैं वो सारी बातें टाइप्स ऑफ स्टडीज में आएंगी कि स्टडी किस टाइप की है, और ये भी क्वेश्चन की नेचर को अफेक्ट करती है। जब भी हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं, तो उसके अंदर हमने किन बातों को देखना है। जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उन क्वेश्चन के अंदर हमने किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए स्ट्रगल करनी है। तो इंटरवेंशंस हम जब अप्लाई करते हैं तो किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी टियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे। इसके अलावा वो जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, उसका डायग्नोसिस किस तरह से बनेगा, उसके प्रोग्नोसिस के बारे में हम किस तरह से बता सकते हैं। आजकल हर तरफ कोरोना फैला है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही होती है, किस रीजन में कितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया के किस कंट्री में कितने केस आ गए, वो जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद डायग्नोसिस कंफर्म है वो कोरोना है, अब उसके प्रोग्नोसिस के ऊपर काम हो रहा है कि कितनी जल्दी रिकवरी होती है। और फिर प्रोग्नोसिस से मुराद यहाँ पे ये भी है कि ये पेंडेमिक है तो ये कितने अरसे बाद एलिमिनेट हो जाएगी, कितना अरसा ही यहाँ में ये प्रिवेल करेगी। और प्रिडिक्शन, तो ये सारी बातें हमें एक क्वेश्चन से मिलती हैं। हम एक क्वेश्चन जब प्रॉपर बना लेते हैं तो उसके बाद हम इन सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए हम मेडिकल जो फील्ड है
उसकी एग्जांपल्स भी लेंगे, वो मेडिसिन की हो सकती हैं, वो सर्जरी की हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो फोकस हुआ करेगा, जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड होंगे। हमारे पास जो पेशेंट आने हैं वो फिजियोथेरेपी के लिए आने हैं और हमने उनकी फिजियोथेरेपी करना है। और फाइनल सेमेस्टर के अंदर जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो वो भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही होगी। ऑब्जर्वेशनल हो, एक्सपेरिमेंटल हो, वो अलग डिबेट है, लेकिन फोकस हमारा हर जगह पे फिजियोथेरेपी होगा। तो जितना हम प्रोग्नोसिस बना रहे हैं, डायग्नोसिस बना रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो वो सारी बातें हमने यहाँ पे समझनी है। ये स्ट्रक्चर्स पीको की हमने बात कर ली। यहाँ पे पेसिको एक आ जाता है और फिर पीको प्लस आ जाता है। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। 95 के अंदर पीको आया, 2007 में पेसिको मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया और 2000 में पीको प्लस इंट्रोड्यूस करवाया गया। पीको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसकी बेस ये सबसे पहले इन्वेंट हुआ और इसको बार बार हम लेके चलते हैं। लेकिन बाकियों के अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, अब अगर पेसिको की बात करें तो इसमें ई एस ऐड हुआ और ई से यहाँ पे एनवायरनमेंट है और एस से मुराद है स्टेक होल्डर्स। और इसी तरह पीको प्लस की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट्स तो सेम है, उसके बाद कंपैरिजन और आउटकम, यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग, क्लाइंट्स वैल्यूज को ऐड अप किया गया, डबल सी ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात समझना जरूरी है। स्टेक होल्डर से क्या मुराद होता है? जब भी रिसर्च की जाती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स या तो वो थेरेपिस्ट होता है, या स्टेक होल्डर पेशेंट्स होता है, या स्टेक होल्डर्स वो क्लिनिकल सेटअप है जो आपको अपना वो पूरा सेटअप प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स अगर हम ग्लोबली बात करें तो कुछ लोग उनका काम ही सिर्फ रिसर्च करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। जब वो डिपार्टमेंट्स रिसर्च करवाते हैं, अगर एचईसी रिसर्च करवा रही है तो वो सारे स्टेक होल्डर्स होंगे उस टिपिकल सिनेरियो में। तो यहाँ पे जब क्लिनिकल क्वेश्चंस हम बनाते हैं तो स्टेक होल्डर्स को भी माइंड में रखना जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, वो ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, इस रिसर्च का आउटकम क्या होगा, इस रिसर्च का बेनिफिट क्या होगा। और क्लाइंट सेटिंग्स, क्लाइंट्स वैल्यूज, अगर पिको प्लस की बात करें तो वो इसमें हमारे पास सेंटर्ड हैं। फोकस सबसे ज़्यादा हमारा क्लाइंट होगा पिको प्लस में। और पेसिको के अंदर हमने एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से मुराद यहाँ पे वो टिपिकल सिनेरियो है जिसके अंदर पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ और उस सिनेरियो में पेशेंट प्रेफरेंसेस वो भी इस एनवायरनमेंट के अंदर हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात, इस एनवायरनमेंट से मुराद हमारी लिमिटेशंस भी हैं। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम ऐसी रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होनी है, लेकिन हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं और हम कहते हैं जी कि हमने वो रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो ऐसा नहीं हो पाए। तो इन बातों को हमने माइंड में रखना है और एग्जामिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस जो कि ये कंसर्न है वो किस चीज़ के साथ है कि हम जो इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बाद पेशेंट्स का एक्सपीरियंस किस तरह का है, जो हमने इंटरवेंशन की है पेशेंट फीडबैक क्या है, पेशेंट को कितना रिलैक्स फील हुआ है आपकी इंटरवेंशन से, और उसका प्रोग्नोसिस हमने बताना है। और जो टेस्ट हमने अप्लाई किया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कंफर्म करने के लिए, अगर हम यहाँ पे बात कर लें इम्पिंजमेंट की, तो इम्पिंजमेंट के हमने कुछ स्पेशल टेस्ट पढ़े हैं और वो स्पेशल टेस्ट वैलिड हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, वो रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, वो अप्रूव्ड हैं। लेकिन हम कोई और न्यूली मेड टेस्ट ट्राई करते हैं तो फिर हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करना है कि वो टेस्ट कितना एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी चेक करने का फिर अलग से क्राइटेरिया होता है, वो हम इसी सब्जेक्ट के अंदर एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसके अंदर हम ये बातें अगेन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझिए। एक आपके पास 20 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट हुआ जिसको फर्निकुलोसिस का इशू है। अब फर्निकुलोसिस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये नीचे अगर आप नोट देख लें
ये बॉयल है फनिकल का, या जो हेयर फॉलिकल है उसकी बेस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब ये 8 माह से पेशेंट को प्रॉब्लम है, और उसकी एपिसोड जो है ना वो उसे ड्रेन करवाता है, एंटीबायोटिक्स का कवर करता है, लेकिन वो बार बार हो जाता है। जैसे ही वो एंटीबायोटिक लेता है वो ठीक हो जाता है, या ड्रेन करवाता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसको रिकरेंस हो जाती है। तो वो ये पूछता है कि क्या इसके रिकरेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इंटरवेंशन, एक्सपीरियंस, कंडीशन और डायग्नोस्टिक। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स के ऊपर हमने वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिजाइन करना है। जी हीरा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट, इंटरवेंशन के ऊपर हमने अब एक एग्जांपल देखी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास रिकरेंस पर्निकुलोसिस है। प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब उसमें इंटरवेंशंस क्या हैं? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। इसी के सिनेरियो से आपने पिको के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेप्स निकालने हैं। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हेयर फेनिकुलोसिस है। उसके बाद इंटरवेंशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं, और इस एग्जाम्पल को हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप है हमारे पास नहीं है। और आउटकम मेजर्स क्या होंगे कि उसका जो रिकरेंस हो रही है उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, इस क्वेश्चन को नीचे ध्यान से पढ़िए। इन पेशेंट्स विद रिकरेंट फनिकुलोसिस, डू prophylactic antibiotics compared to no treatment reduce the recurrence rate। अब प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स से मुराद यह है कि उसे अगर कंडीशन उसने लिया है वो एंटीबायोटिक्स के कवर लेता रहे तो क्या वो इस प्रॉब्लम से बच सकता है। ये एक क्लिनिकल सिनेरियो था, और उससे हमने इंटरवेंशन के सर ऊपर। फंक्यूलोसिस भी हेयर फॉलिकल? जी, दोबारा पूछिए। मैंने कहा सर ये फंक्यूलोसिस हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है? जी, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है ये। यहाँ पे नीचे अगर आपको नोट नजर आ रहा हो तो यहाँ ठीक है। पे देख लीजिए, फॉलिकुलाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है हेयर फॉलिकल की, उसी से रिलेटेड। तो ये एक सिनेरियो था जिसकी बेस पे हमने एक क्वेश्चन डिजाइन कर लिया। और यहाँ पे जो समझने की बात है कि हमने उसी सिनेरियो से जो पीको के 4 स्टेप्स हैं वहाँ पे ये देखा कि इंटरवेंशन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंटरवेंशन क्या हो रही है, कंट्रोल ग्रुप है या नहीं, और उसके बाद में हमने आउटकम मेजर करना है। अब इंटरवेंशन के बाद हमने एक्सपीरियंस की बेस पे एक क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे अब ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है जो सेकंड एग्जांपल में दिया गया कि एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को अगर हमने चेक करना हो तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा। विजेक्टमी का ये केस है आपके पास, और उसने विजेक्टमी करवाई तो उसके बाद उसका टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस वो कहता है कि होने हो सकते हैं। तो अगर वो कहता है कि रिस्क फैक्टर कितना है, वो अपने आप को किस तरह से बचा सकता है, तो इसके लिए जो हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे पिको के अकॉर्डिंग वो क्या है कि अडल्ट मेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, और उसमें जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दे रहे हैं विजेक्टमी है, कंपेयर करेंगे नो विजेक्टमी से, और आउटकम देखेंगे कि हमने 2 ग्रुप्स में एक को विजेक्टमी की दूसरे को नहीं की, तो वहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस हैं या नहीं है। क्वेश्चन क्या बना, डज हैविंग अ विजेक्टमी, अब विजेक्टमी को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें हमने ये नहीं की थी, उसमें विजेक्टमी से जो चांसेस हैं कैंसर के वो इंक्रीज होते हैं या नहीं होते। हमें ये एक क्वेश्चन बन गया। अगर हमने फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से मेजर करेंगे, और उसके लिए क्वेश्चन क्या बनाएंगे। मेबल इज अ 6 week old बेबी एट अ रूटीन फॉलोअप। वो डॉक्टर के पास गया, और जब वो पैदा हुई थी तो वो 35 वीक्स के ऊपर उसकी बर्थ हुई थी। अब उसके पेरेंट्स ये परेशान हैं कि इतनी इसकी अभी अर्ली बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ हुई है, तो इस प्रीमेच्योर बर्थ में
इसको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, कुछ चांसेस तो नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी या रेट को जब हमने मेजर करना हो तो ये एक क्वेश्चन आया। अब ये देखें, ये सारे सिनेरियोज हैं जो क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन देखिए, वो इन्फेंट्स हैं, डिफरेंट एज के हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो इंडिकेटर है इंटरवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ है, और उसको कंपेयर करना है फुल टर्म बर्थ के साथ। और कोई वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स हैं, उनको कंपेयर करना है कि अगर प्रीमेच्योर बेबीज के अंदर कोई हेयरिंग डिसऑर्डर तो नहीं होता। तो यहाँ पे इन इन्फेंट्स बोर्न प्रीमेच्योरली, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि प्रेवलेंस ऑफ सिनोसाइडल डेफनेस वो कम हो सकता है, चांसेस हैं कितने परसेंट हैं। फिर ये परसेंटेज को मेजर करने के लिए हमें अलग से एक रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगी। नेक्स्ट हमने डायग्नोसिस बनाना है। अब देखें, इंटरवेंशन, उसके बाद इटियोलॉजी, उसके बाद प्रेवलेंस, और अब डायग्नोसिस। तो ये डिफरेंट स्टेप्स जो हमने शुरू में बात की थी, उन सब के ऊपर एक एक क्लिनिकल सिनेरियो हमें मिल रहा है। बच्चों, ये मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ये एंड होगी तो आप फौरन से रिज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक हम इसको देखते हैं कि जूली प्रेग्नेंट है, वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है। और जब उसका बेबी था, चलो बच्चों इसको एक दफ़ा बल्कि खुद गो थ्रू करो, मैं रीडिंग करूँगा तो वो बोरिंग हो जाएगा। आप लोग देखिए, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट है, तब तक आप इसे गो थ्रू करें जब तक मीटिंग एंड नहीं